जिस व्यक्ति को अपने कर्मों पर, अपनी काबिलियत पर, अपनी मेहनत पर भरोसा होता है ना, उसको पता है मैं जहां भी जाऊंगा राजा बन के दिखाऊं। कि जिसका पीहर में शादी के बाद मोह खत्म हो जाए, ऐसी लड़कियों से कभी शादी मत करो। आपके बाहर में जो चीजें बिखरी हुई है वो ये दर्शाता है कि आपके दिमाग में कितनी चीजें बिखरी हुई है। कि बचपन में हमारे कई ग्रुप होते थे, कॉम्प्लेक्स का ग्रुप है, ट्यूशन का ग्रुप है, स्कूल का ग्रुप है। बड़े होते होते उन्होंने कहा बस व्हाट्सएप ग्रुप रह गए। पहला चेंज कि महिलाएं पैरों पर खड़ी हो रही है। मुझे नहीं पता हमें कौन सिखा के चला गया कि जीवन की जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उसको प्राप्त करना ही आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका भव्य स्वागत करते हैं। कहते हैं जब शब्दों में भक्ति उतरती है तो वो मंत्र बन जाते हैं, जब आवाज में माधुर्य उतरता है तो वो भजन बन जाती है, और जब जीवन में गीता उतरती है तो वो जया किशोरी बन जाती है। मैं आग्रह करूंगी कथावाचक मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी जी से कि वो मंच पर आए। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और मैं ये हर सेशन में कहती हूँ कि धन्यवाद इसीलिए है कि हम जिस समय से गुज़र रहे हैं, आज व्यक्ति के पास खुद के लिए समय नहीं है, तो वो किसी और के लिए समय निकाल कर आए, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपने उस समय मेरे लिए निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा धन्यवाद अमर उजाला, इतने सुंदर कार्य के लिए। ये हमारी एक यात्रा शुरू हुई है, जीवांजलि। हमारा चौथा सेशन है आप सभी के बीच, और जिस प्रकार से लोग जुड़ रहे हैं, हमें समझ आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि अच्छाई को लोग पसंद नहीं करते। आप अच्छा करके तो देखिए, लोग जुड़ते हैं आपसे, तो धन्यवाद जुड़ने के लिए। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं बहुत ही साधारण सा टॉपिक है, पर हम जीवन में शायद इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। मुझे नहीं पता हमें कौन सिखा के चला गया कि जीवन की जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उसको प्राप्त करना ही आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता है, जिसे हम अंग्रेज़ी में माइलस्टोन्स कहते हैं। यस और नो? मैं पहले ही आपको बता दूं, आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ जितने हैं जिन्होंने मेरी कथाएं सुनी होगी उनको पता होगा मुझे अकेले बात करने की आदत नहीं है। तो आपको भी यस नो हाँ ना जवाब देना पड़ेगा। ओके, वेरी गुड। तो हमने शब्द सुना होगा माइलस्टोन्स। यस। अब ये हमारे जीवन में इतनी बड़ी बात है कि कुछ भी ग्रहण किया तो ये एक माइलस्टोन है। या हमारे गोल्स भी बहुत बड़े बड़े होते हैं कि ये प्राप्त हो गया तब मैं मानूंगा कि मैं जीवन में कुछ हूँ, ये मिल गया तब मैं मानूंगा कि जीवन में कुछ हूँ। पर इसके कारण हम जिंदगी की जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना, वो छोड़ देते हैं। और आपको पता है जीवन में कोई भी चीज़ बेहतरीन बड़ी बड़ी उपलब्धियों की वजह से नहीं बनती, पर छोटी छोटी खुशियों की वजह से बनती है। आप कई बार रिश्तों को देखेंगे, रिश्ते टूटते इसलिए नहीं है कि कुछ बड़ी हरकत हो गई, इसलिए टूटते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया। हाँ या ना? मुझे समय नहीं देते, कौन सी बड़ी बात है? काम करते इसलिए नहीं देते, पर ये रिश्ते में कितनी बड़ी बात है। तो हम इन चीज़ों को जब से नज़रअंदाज करना शुरू कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ज़्यादा शुरू हो रही है। कई बार हम अपनी बड़ी बड़ी आदतों पर काम करते हैं, छोटी छोटी आदतें भूल जाते हैं। हमें किसी बड़े व्यक्ति से मीटिंग करना है, बहुत अच्छी बात है, पर उस काम के चक्कर में अपना कमरा पूरे दिन गंदा रखा है, बहुत खराब बात है। अब यहाँ कई हो सकते हैं जो कहेंगे भाई अब ये बड़े बड़े काम करे कि ये सब काम करते रहें। मत करिए, किसी को अपॉइंट कर दीजिए, पर गंदगी में मत रहिए। क्योंकि आपको पता है साइकोलॉजी कहती है कि आपके बाहर का मेस, आपके बाहर में जो चीज़ें बिखरी हुई है
वो ये दर्शाता है कि आपके दिमाग में कितनी चीजें बिखरी हुई है। आपने कई लोगों को देखा होगा जो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, अपना सूटकेस बहुत अच्छे से पैक करेंगे, अपना कमरा बहुत साफ रखते हैं, खाने की प्लेट में चीज़ें बहुत तरीके से रखी हुई होती है, गोलमेल नहीं करते रहते। उनके जीवन में वो काम भी वैसे ही करते हैं। वो एक समय पर एक ही काम पर ध्यान देते हैं और उस काम को बेहतरीन तरीके से करते हैं। एक फ्रेज है कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, कि बहुत सारे काम किए पर बेहतरीन एक में भी ना हो पाए। इससे अच्छा एक ही काम करो पर उसमें महारत हासिल करो, तब जाकर आप अपने जीवन में सैटिस्फैक्शन ला पाते हैं। वरना अंत में व्यक्ति को लगता है सब कर रहा हूं पर कहीं पर भी सफल नहीं हो रहा। रिश्ते बहुत है पर किसी भी रिश्ते से खुशी नहीं मिल रही। बचपन में हमें लगता था कि बहुत दोस्त होने चाहिए, हाँ कि ना, और होंगे भी आप सबके। 15-20 तो दोस्त बचपन में थे ही सबके। ट्यूशन का भी ग्रुप है, स्कूल का भी ग्रुप है, जहां रहते हैं वहां का भी ग्रुप है। बड़े होते होते कितने ग्रुप रह गए बताओ? क्या जवाब मिला है मुझे, जोरदार तालियां। जवाब है, मैंने पूछा कि बचपन में हमारे कई ग्रुप होते थे। कॉम्प्लेक्स का ग्रुप है, ट्यूशन का ग्रुप है, स्कूल का ग्रुप है। बड़े होते होते उन्होंने कहा बस व्हाट्सएप ग्रुप रह गए। अब व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, मन गए रिश्ते। पर असल में देखा जाए बड़े होने के बाद हमारे 2-3-4 दोस्त रह जाते हैं, पर यही हमारे पक्के दोस्त होते हैं। सिर्फ रिश्तों में हम क्यों कहते हैं कि आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू, दोस्तों के साथ ओल्ड क्यों नहीं ग्रो कर सकते भाई? एक तो दोस्ती को जितना हमने नजरअंदाज किया है ना, मुझे लगता है दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता दोस्ती है। सबसे बेहतरीन। कई बातें हैं जो माँ बाप के साथ एक उम्र के बाद शेयर नहीं कर सकते, और मैं नहीं कह रही गलत बातें, क्योंकि बड़े होने के बाद ना जीवन बहुत बदल जाता है। बचपन में जब चोट लगती थी तो रोते हुए माँ बाप के पास आते थे, और बड़े होने के बाद चोट लगती है तो आंसू माँ बाप से छुपाते हैं। क्या सोच के कि वो परेशान हो जाएंगे, पर उस वक्त वो चोट किसको दिखाते हैं? दोस्तों को। कई बातें आप अपने साथी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते, वो भी किसके साथ शेयर करते हैं? दोस्तों के साथ। और देखिए जीवन में अधिकतर रिश्ते आपके ऊपर से ही बन के आते हैं। कहा तो यही जाता है, हाँ कि ना? माँ बाप आप नहीं चुनते हैं, भाई बहन आप नहीं चुनते, रिश्तेदार आप नहीं चुनते, हाँ कि ना? शादी के लिए भी कहा गया है कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती है। आज की जोड़ियों को देख के लगता तो नहीं। है ना? सच है, कोई दिख ही नहीं रहा वैसा जिसके साथ जीवन बिताया जाए। और ये सच है। मैं एक बात कहती हूं कि एक तो बहुत बदलाव भी आया है इन कुछ सालों में। ये जनरेशन मुझे थोड़ा लग रहा है, सिर्फ मैं नहीं, यहाँ कई होंगे जिनके घर के बच्चे अपने माता पिता से यही कह रहे कि हमारा शादी करने का कुछ खास विचार, यही हो रही थी ना। ये सच है। ये जनरेशन में बहुत कम होंगे जो शादी सच में करना चाहेंगे। उसके 1-2 बाद वापस सब नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। पर इस जनरेशन में बहुत चेंजेस आए हैं, और उस चेंजेस को जल्दी से एक्सेप्ट करना मुश्किल है। पहला चेंज कि महिलाएं पैरों पर खड़ी हो रही है। मैं एक बात हमेशा कहती हूं, विनोद के रूप में ही, पर सच्ची बात है, कि हमने महिलाओं को तो आगे बढ़ा दिया कि महिलाएं काम करें, पैरों पर खड़ी हो, उनको एम्पावर किया जाए, पर इन पावर्ड महिलाओं के साथ रहा कैसे जाता है ये पुरुषों को अभी तक नहीं सिखाया।
वो आज भी पत्नी में माँ की ही झलक देख रहे हैं। मेरी माँ तो ये करती थी, अरे बात अलग थी, समय अलग था। मैं आपको देखकर कहूं मेरे पापा ऐसा करते थे, पापा की जगह कोई ले सकता है, वैसे माँ की जगह भी कोई नहीं ले सकता। तो क्यों कंपेयर करना? माँ माँ है, पत्नी पत्नी है, और पिता पिता है, पति पति है। ये कंपैरिजन करके ना हम रिश्ते खराब करते हैं। सबका अपना अपना महत्व है, उसको उसका ही महत्व दो। उनको जबरदस्ती किसी और रिश्ते के साथ उसकी बराबरी करके अपना रिश्ता खराब मत करो। मैं सबसे कहूंगी, हम बराबर, आधे रिश्ते तो इसीलिए खराब हो रहे हैं, वरना इतनी दिक्कत नहीं होती। आज महिलाएं कहें कि मुझे ममाज बॉय से प्रॉब्लम है, पुरुष कहे मुझे पापा की परी से प्रॉब्लम है, पर मुझे का प्रॉब्लम क्यों है? ये तो बहुत सुंदर बात है। देखिए, मम्मी का बेटा होना कोई गलत बात नहीं है। हाँ, गलत में साथ देना गलत बात होता है, पर प्यार तो होना ही चाहिए ना। मुझे एक बार किसी ने कहा कि आप ये समझाइए कि ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करना चाहिए जो शादी के बाद भी जिसका मोह अपने पीहर में हो। ऐसी लड़कियों से शादी मत करो। मैंने कहा भाई, मैं तो इसका उल्टा ही कहूंगी कि जिसका पीहर में शादी के बाद मोह खत्म हो जाए, ऐसी लड़कियों से कभी शादी मत करो। क्योंकि जिसने उनको जन्म दिया, उनका पालन पोषण किया, हर जिद पूरी करी, इतना प्रेम दिया, अगर वो कुछ सालों में उनको भूल गई, आपको कितनी जल्दी भूल जाएगी? हाँ कि ना? और वैसे ही जो पुरुष आपके आते ही अपनी माँ बाप को भूल गया, वो आपको कितनी जल्दी भूल जाएगा? परिवार से कितना प्रेम है ये तय करेगा कि उसको आगे जाके अपने परिवार से कितना प्रेम होगा। आप भी तो उसका एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं ना, क्योंकि एक्चुअल फैमिली तो आपके माँ बाप ही होते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली हस्बैंड वाइफ और बच्चे होते हैं। तो असली फैमिली से कितना प्यार करता है वही तय करेगा कि एक्सटेंडेड फैमिली से वो कितना प्यार करेगा। जो पहले का ही सम्मान नहीं करते, वो दूसरे का क्या सम्मान करेंगे? तो ये तो गलत रास्तों में जाके हम अपना जीवन खुद कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। लोग कहते हैं जिंदगी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, हम बनाते हैं। जिंदगी तो बहुत आसान है, साधारण सा जीवन है। सुबह उठो, नाश्ता करो, काम पे जाओ, घर आओ, परिवार के साथ समय बिताओ, खाना खाओ, सो जाओ। अब बीच में आप बराबरी, अपनी खुद की सोच, ओवर थिंकिंग, लोगों के बारे में सोचना, उनकी बात से अपने आप को उदास कर लेना, ये कौन कर रहा है? आज आपके दांत में चोट लगी है, कोई आपको इन्फेक्शन हुआ है या जो भी हुआ है, आपके दांत में दर्द है, और आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर कहेगा कि भाई छोटा सा इन्फेक्शन है, दवाई दे रहा हूं, कोशिश करना 3-4 दिन तक जीभ वहां पर ना लगे। अब 3-4 दिन आप क्या करने वाले हैं? जितनी जीभ आप 30 साल में नहीं लेकर गए होंगे ना, उतनी आप 3 दिन में लेके जाएंगे। और जब जब तकलीफ होगी तब तब आप दिन भर कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, मेरे तो किस्मत ही खराब है। और भगवान भी ऊपर बैठे बैठे कहेंगे मैं जा रहा हूं कि जीभ वहां पे लगवाने, डॉक्टर ने मना कर दिया तो मत लेके जा। तो कई दुख हमारे जीवन में हम खुद पैदा करते हैं। जीवन इतना दुखी है नहीं जितना हम बना लेते हैं, और अधिकतर दुख तो हमारे जीवन के इस चीज पर है, ऐसा हो गया तो हुआ नहीं है। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि अगर जीवन में अभी तक कुछ गलत नहीं हुआ तो किस बात का डर है और किस बात की चिंता? और अगर जीवन में कुछ गलत हो गया तो अब तो हो गया ना, अब किस बात की चिंता? तो हम चिंता कर क्यों रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और मेरे लिए चिंता का मतलब वो हल्की फुल्की चिंता नहीं, वो तो होनी चाहिए,
कि साधारण सी बात है कि अरे मेरा काम कुछ है, ठीक से हो जाए, उसकी तैयारी मैं ठीक से करूं, थोड़ा अलर्ट रहूं। पर ओवर थिंकिंग से मेरी दिक्कत है कि जितना समय आपको काम करने में लगाना है उतना समय तो आप काम के बारे में सोचने में लगा रहे हैं। तो काम करेंगे कब? बच्चा पूरी रात इसलिए नहीं पढ़ रहा कि इस चिंता में है कल मेरे बगल में कौन बैठेगा, इतनी देर पढ़ाई कर लेता। एग्जाम में जाने से पहले लंबा रास्ता तय करता है। क्यों? क्योंकि जब एग्जाम में जा रहा होता है तब उसको पता चलता है कि बीच रास्ते में कितने मंदिर आते हैं। हर मंदिर में धोख लगाते हुए जाता है भगवान, और हर एग्जाम में भगवान इस बार पार लगा दो, अगली बार से अच्छे से पढ़ूंगा। और भगवान कहेंगे 2 साल पहले भी यही कहा था। मैं कई लोगों से कहती हूं कि एस्ट्रोलॉजी ये सब कोई बुरी चीज नहीं है, अच्छी बात है, पर मेरे पिता ने मुझे कभी इन चीजों में पढ़ने नहीं दिया। पता है क्यों? उन्होंने हमेशा एक बात कही, मैं ये नहीं कहता कि झूठ है, ये सच है क्योंकि हमारा शास्त्र है, पर मैं इसीलिए कहूंगा कि जिस दिन तुम्हारे मन में ये विचार आ गया कि ये पहनने से मेरे काम बन जाएंगे, उस दिन से तुम मेहनत करना छोड़ दोगी। तो तुम्हारे जीवन में एक ही विचार होना चाहिए कि अगर मुझे कुछ करना है तो उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, बस इतना ही ध्यान रखो। और मेहनत ऐसी चीज है कि अगर सही मन से सही ढंग से कर ली ना, ये भाग्य को भी झुका देती है। ये सच है, अपने अनुभव से कहती हूं। बस अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए, ऊंच नीच चलती रहती है। आप अगर सोच रहे हैं कि जीवन में ये दुख क्यों आ गया, वो दुख क्यों आ गया, अरे किसके नहीं आया? ईश्वर तक को दुख ने नहीं छोड़ा। बताओ छोड़ा क्या? पर एक तस्वीर बता दो मुझे श्री राम की या श्री कृष्ण की जहां वो मुस्कुरा नहीं रहे हैं। अरे भजन बन रहे हैं उनकी मुस्कुराहट पर, जिनका जीवन अगर उठा के देख लिया जाए तो मुझे नहीं लगता मुस्कुराने के एक भी कारण थे उनके पास, एक भी कारण। इतना कठिन जीवन। श्री राम, मैं कहती हूं पॉजिटिविटी, हम यहां सकारात्मकता की बात करने बैठे थे। सकारात्मकता असली तो आप श्री राम से सीखिए। आज छोटी छोटी चीजें हमसे छूट जाती हैं, हम कितने दुखी हो जाते हैं, हम कितने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। मुझे ट्रॉमा हो गया, मेरे जीवन में ऐसा हो गया। श्री राम को राज्य मिलने वाला था। क्या मिलने वाला था? छोटी बात है राज्य, कितनी बड़ी बात है। राज्य मिलने वाला था, और एक रात पहले, एक रात में तो व्यक्ति सपने सजा रहा होता है, कल सुबह तो राज सिंहासन पर हर जगह मेरा राज रहेगा। वो एक रात पहले उनसे कहा गया कि राज्य तो नहीं मिलेगा। अब सुंदरता देखिए आप नकारात्मकता की, जो उनको हो जानी चाहिए थी कि राज्य तो नहीं मिलेगा, कि जो मिलने वाला था वो तो नहीं मिलेगा, पर जो राज्य में रह रहे हो वो भी जाओ। कि जो था, जो मिलने वाला था वो तो नहीं मिलेगा, जो था वो भी छीन लेंगे। और आपको पता है ये सब होने के बाद श्री राम अपनी माता के पास जाते हैं, और अपनी मां से जाकर क्या कहा पता है आपको? फिर आप कहते हैं बच्चों में संस्कार नहीं है, मां बाप ही नहीं पढ़े अभी तक। श्री राम ने अपनी माता से कहा कि पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है। इसको कहते हैं विनिंग मेंटालिटी। क्या कहते हैं इसे? जिस व्यक्ति को अपने कर्मों पर, अपनी काबिलियत पर, अपनी मेहनत पर भरोसा होता है ना, उसको पता है मैं जहां भी जाऊंगा राजा बन के दिखाऊंगा। और जिसको अपनी काबिलियत पे भरोसा नहीं, उसको राज सिंहासन पे बैठा दो, काम मुझसे देले का नहीं होने वाला। तो आपको राजा बनने पर काम नहीं करना, आपको राजा जैसी मानसिकता पर काम करना है। और असल में तो हम जिस धर्म से आते हैं ना, वहां पर सब मानसिकता ही थी,
संत एक मानसिकता थी, राजा एक मानसिकता थी। धीरे धीरे बदलते बदलते जितने इन्वेजन्स हुए, कभी अंग्रेज आए, कभी मुगल आए, इन्होंने आपकी मानसिकता बदल दी और अब मानसिकता से हम कपड़ों पर आ गए हैं। किसी के कपड़े देखकर समझ रहे हैं अरे ये संत है, अरे ये महान है, अरे ये बहुत बड़ा आदमी है। यहां से वो इतना छोटा होगा आदमी जिसकी हद नहीं है। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि मैंने बहुत महंगे कपड़ों में बहुत सस्ते लोग देखे हैं और अत्यधिक सस्ते कपड़ों में दुनिया के सबसे महंगे लोग देखे हैं। तो आपके कपड़े तय करेंगे कि आप कौन हैं। एक सुंदर कहानी बताती हूं, जो मैं कह रही हूं कि हम किस संस्कृति से आते हैं। कि जब स्वामी विवेकानंद एक बहुत बड़े सेशंस के लिए बाहर गए, तो उनके कपड़े से देखकर एक व्यक्ति ने कहा कि आप इतनी अच्छी बात करते हैं, ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनिए। तो उन्होंने कहा कि मैं जिस स्थान से आता हूं वहां कपड़ों से नहीं तय करते व्यक्ति कैसा है, उसके ज्ञान और उसके कर्मों से तय करते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है। ये स्वामी जी की सोच थी। हमको इनकी सोच पर चलना है, ये बीच में जो लोग आए उनकी सोच पर नहीं चलना। तो सबसे पहला काम तो आप खुद पर करिए। आज हर व्यक्ति दूसरों को बेहतर बनाने में लगा है, अपने ऊपर वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, बताओ। और आज मुझे लगता है कि आप दूसरों पर कैसे टिप्पणियां कर रहे हैं जब आपके जीवन में आप में इतनी कमियां हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपनो। पर व्यक्ति को लगता है फिर इतनी मेहनत करना है क्यों, अपना दिल खोजना ही क्यों। दूसरों में कमियां निकालते हैं, हाँ कि ना। सोशल मीडिया तो बहुत सुंदर तरीका हो गया आजकल, बड़ा आसान। अब तो कई बार चेहरा भी नहीं दिखाना पड़ता गालियां देने के लिए। और कई लोग आके मुझसे कहते हैं कि आप कैसे हैंडल करते हैं इस चीज को। मैंने कहा जो दिख नहीं रहा उसको क्या हैंडल करना। अगर वो इतना काबिल होता कम से कम चेहरा तो दिखाता बात करने से पहले। तो जिसके अंदर अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं है उसकी बात पर क्या गौर करना। और आप उनकी बातों में लेकर कितने घंटों अपने जीवन के बर्बाद कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं बताओ। उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसको क्या पता आपके जीवन में क्या चल रहा है, उसके कहने से क्या फर्क पड़ता है, बताओ। आज मान लीजिए यहां पे इतने लोग बैठे हैं, मैं आपसे कहूं कि आपको कोई मिला और आकर आपसे कहता है थैंक यू। आपसे कोई मिला और आपसे आकर कहे कि आपके सर पे जो लाल बाल है ना मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं, आप जैसे अभी वैसे ही हैं, आपके बालों का भी जो रंग है वही रंग है। पर किसी ने आके कहा आपके लाल बाल मुझे अच्छे नहीं लग रहे, तो आप क्या कहोगे? हाँ, किसी ने जवाब दिया मेरे तो काले हैं, लाल है ही नहीं। नहीं, आपके नहीं है, उसने आके आपको यही बोला, पर आपके बाल लाल नहीं है। उसने कहा आपके लाल बाल मुझे अच्छे नहीं लग रहे, आप क्या बोलोगे? क्यों? मेरे लाल है ही नहीं। वैसे ही कोई आकर आपसे कहे कि आप बुरे हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप क्या कहोगे? मुझे फर्क पड़ता नहीं क्योंकि मैं तो वैसा हूं ही नहीं। पर आप तो बुरा मान जाते हैं। और आपको पता है जब व्यक्ति बुरा मानता है ना, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कुछ % तो मतलब बात में सच्चाई है। जब सच्चाई ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है। जब वो मैं हूं ही नहीं तो आप उसको 10 बार बोलो कि 100 बार बोलो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। फर्क तो तब पड़ेगा जब होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको दर्शाएगा कि इसको कैसे पता चला, मैंने तो बड़ा छुपा के रखा था। और व्यक्ति छुपा के ही रखता है। आज देखा जाए तो मुझे नहीं लगता यहाँ कोई भी है जो अपनी असलियत दुनिया में दिखा रहा है, कोई भी। 5-10% तो वो अंदर
रख के रखा है जो किसी को नहीं पता। और कई बार मैं ये नहीं कहती कि ये सिर्फ बुरी आदतें हैं, कई बार उसके अपने दुख हैं, उसकी अपनी तकलीफें हैं। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि आंखों में पानी लेकर मुझे घूरता ही रहा, आंखों में पानी लेकर मुझे घूरता ही रहा, आईने में खड़ा शख्स परेशान बहुत था। हम कई बार बहुत मुस्कुराते हैं दुनिया के सामने, पर असल में हम उतने खुश नहीं हैं। और मैं यहाँ सबसे कहूँगी, किसी को भी कुछ कहने से पहले 100 बार सोचिए। सिर्फ वो मुस्कुरा रहा है या सोशल मीडिया में हंसती हुई पिक्चरें डाल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सुखी है, क्योंकि रोती हुई पिक्चर कौन अपलोड करता है भाई? अच्छी पिक्चर लेकर, फिल्टर के साथ पिक्चर लेकर अपलोड कर कर फोन रख के रो रहा होगा, पर हमें लग रहा है उसके दिन तो बड़े अच्छे हैं, उसके जीवन में तो बहुत सब सही चल रहा है। और कई बार हमें दूसरों का जीवन सही ज्यादा लगता है, हाँ कि ना? अंग्रेजी में कहावत है ना, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, बट एक्चुअली ये सच नहीं है। पहला, जरूरी नहीं हर बार ग्रास दूसरी साइड की हरी हो, कई बार हरी हो भी सकती है। क्यों? क्योंकि जिसकी घास है वो रोज पानी डाल रहा है, और आप अपनी घास में पानी डालने की बजाय उसकी घास पर नजर लगाए रखे हैं। और कई बार जरूरी नहीं कि उसकी घास हरी है, क्या पता उसने नकली घास लगा के रखी है। आपको दूर से लग रहा है अरे सब सही, अरे सही नहीं है, वो नाटक कर रहा है सब कुछ सही रखने का, पर उसके चक्कर में हम अपना जीवन खराब करते हैं। आज आधा दुख तो हमें सिर्फ इसीलिए है, उसके पास क्या है, उसके पास क्या है और मेरे पास क्यों नहीं है। आधे दुखी हम अपने दुख की वजह से नहीं है, दूसरों के सुख की वजह से है। मैं कहानी कथाओं में कहती हूं कि एक व्यक्ति था, भगवान ने उसको दर्शन दिए, तो भगवान ने कहा क्या चाहिए वरदान में? उसने कहा मैं जो भी मांगू मुझे मिल जाए। भगवान का एक तो ये थोड़ा ज्यादा ही बड़ा वरदान नहीं हो गया? एक चीज मांगना चाहिए, तुम तो कितने लंबे। उसने कहा नहीं, अब मैंने की तपस्या तो मुझे चाहिए। भगवान कहे ठीक है दे दूंगा, एक साइड इफेक्ट होगा। क्या? कि तुम जो भी मांगोगे तुमको मिल जाएगा, पर उसका डबल पड़ोसी को मिलेगा। अब शुरुआती में तो हर व्यक्ति अपने आप को बड़ा महान समझता है कि अरे मेरे को क्या फोके, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो जो चाहिए बस उतना मिलना चाहिए, बाकी को कुछ भी मिले। भगवान के चलो ठीक है तब तो सब काम हो जाएगा। चले गए भगवान, कुछ दिन बीते, उसको एक गाड़ी चाहिए थी, तो उसने कहा भगवान मुझे ऐसी ऐसी गाड़ी चाहिए। मिल गई, पर पड़ोसी को बता नहीं रहा है, पर हल्का पर उसने कहा छोड़ो छोड़ो। फिर कुछ समय बाद उसको एक बड़ा बंगला चाहिए था, उसने कहा भगवान मुझे ऐसा ऐसा बंगला चाहिए। मिल गया, पर पड़ोसी को अब अच्छा नहीं लग रहा, अब उसको तकलीफ होने लग रही है, अब उसको गुस्सा आ रहा है, उसको लग रहा है तपस्या तो मैंने करी थी, उसको क्यों मिल रहा है। तीसरी बारी आई, उसने कहा हे भगवान मेरा एक हाथ टूट जाए। पड़ोसी का हल्की खुशी हुई। इस खुशी से उसने चौथी बार कहा हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। पड़ोसी की। अब आपको लग रहा होगा कि ये जरूर मनगढ़ंत कहानी होगी, बिल्कुल है, पर इस बात को सच साबित करने के लिए आप इंटरनेट पे जाके बहुत चीजें सर्च कर सकते हैं कि आज कई शहरों में और कई स्थानों में एक नया तरीका, जैसे पहले के समय में साइबर कैफेज होते थे ना, फोन में इंटरनेट मिलता नहीं था तो फेसबुक चलाने के लिए साइबर कैफे जाना पड़ता था। कौन कौन गया यहाँ पे? क्या बात है। तो जैसे साइबर कैफे, अब आजकल ऐसे ही कुछ कैफेज, कुछ कंप्यूटराइज चीजें होने लगी है, जहां पर पैसे देकर आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधी घंटे बैठते हैं
और आपके सामने ऐसे वीडियोस चलाए जाते हैं जिसमें किसी और को तकलीफ दी जा रही है, और व्यक्ति ये पैसे दे रहा है देखने के लिए, क्योंकि उसको इस देखने से अच्छा लग रहा है, संतोष मिल रहा है। अब जो मनगढ़ंत कहानी थी वो धीरे धीरे सच होती जा रही है। ऐसे ही नहीं, व्यक्ति आप कोई फोटो डालता है और 10 अच्छे कमेंट और 50 गालियां होती है। क्या पड़ी है आपको उसके जीवन में अच्छा हो रहा है, आप क्यों गाली दे रहे हैं? उसको बुरा फील करवा के, उसके बारे में बुरा बोल के, उसको गालियां देकर अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि किसी और को नीचा दिखाकर व्यक्ति खुद को ऊंचा फील करवा रहा है। पर याद रखिए, अगर किसी और को नीचा दिखाना पड़ रहा है खुद को बड़ा बताने के लिए, तो आप बड़े हुए ही नहीं आज तक। मैं सबसे कहूंगी, और हमारे आसपास ऐसे कई लोग होंगे जिनको बहुत मजा आता है शादियों में, खास करके आप बेहतरीन से बेहतरीन शादी करिए, वो 1-2 व्यक्ति होते हैं जिनको कोई कमी, 10 सब्जी बना दो आप, वो एक ही सब्जी ढूंढेंगे जो नहीं होगी। अरे ये वाली सब्जी नहीं है क्या? अच्छा, हमने तो सोचा अरे अपने घर पे बना, हमारे घर की शादी है, हम अपनी जरूरी सब्जी बनाएंगे कि आपके मनपसंद सब्जी बनाएंगे? आपके घर में शादी हो, बना लेना वो सब्जी। हर चीज में कमी। पर कई बार हम भी ऐसे ही हैं, है कि नहीं? हमें टिप्पणी करने में बड़ा मजा आता है। किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, अरे मोटे लग रहे हो, पतले लग रहे हो, चेहरे को क्या हुआ, रंग को क्या हुआ, आपको क्या? और जिसको भी आप मोटा पतला कह रहे हो, आपको क्या लगता है आपके बोलने से पहले उसको पता नहीं था? वो कांच में देखता नहीं अपने आप को? हर 5 मिनट के लिए मिले हैं आप किसी से, क्यों उसका दिन खराब कर रहे हो? उस 5 मिनट में कह दो बड़े अच्छे लग रहे हो, इतने सुंदर लग रहे हो, क्या चमक रहे हो, खुश हो जाएगा सामने वाला। और आपको लगता है ये सब बोलने से वो बड़ा खुश हो जाता है कि अगर आप उसको मोटा पतला, कुछ नहीं, वो उस वक्त चुप रहता है। और बाकी वो कहीं भी जाएगा ना, वो हर बच्चे से, हर युवा से यही कहेगा इससे बच के रहना, इसके पास, ये इमेज बना रहे हम। और ये तो छोड़िए, हमारे अपने जान पहचान में होते हैं, हम तो परायों को नहीं छोड़ते। यहां कितने हैं जिनको क्रिकेट देखने का शौक है? हाथ उठाना। जितने पुरुषों ने हाथ उठाया, ये खास करके उनके लिए है। आप इनको कभी क्रिकेट देखते हुए देखिए। आपकी हंसी बता रही है कि आप समझ गए हैं। तो क्रिकेट चल रहा है टीवी पे, सोफे पे आराम से बैठे हैं, सेहत कुछ हेल्दी है नहीं उनकी, पास में या तो पकौड़े या कुछ फ्राइड रखा होगा, चाय होगी जिसमें अच्छी खासी चीनी होगी, और सामने एक ऐसा खिलाड़ी खेल रहा होगा जिसने रिकॉर्ड बनाए होंगे, क्या गजब का प्लेयर, वो एक कैच छोड़ दे। इनको देखिए फिर, अरे ऐसे नहीं, ऐसे खेल, ऐड करवा लो इनसे, आप खेलिए ना। तो जिसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, उसने अपने जीवन में जो हासिल किया है, हमने उसका 1% हासिल नहीं किया है। 1%। कितने कॉन्फिडेंस से टिप्पणी कर रहे हैं। कम से कम व्यक्ति 50-50 भी करे, मैं नहीं कहती 100%, पर सामने वाले का 50% तो जीवन में कर लो, फिर जाकर हिम्मत रखो उस पर टिप्पणी करने की। तो हमें टिप्पणी करने की इतनी आदत हो गई है। अब अगेन ये छोटी छोटी बातें हैं, सबको लगता है क्या ही फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। सब करते होंगे यहाँ पे, गॉसिप सब करते हैं, और आजकल तो गॉसिप करने का एक नया तरीका हो गया है। 2-3 घंटे गॉसिप कर लो, चुगलियां कर लो, फिर कहो छोड़ो हमें क्या। नहीं था तो इतनी देर बात क्यों करी।
कई माताओं को मैंने कहते हुए सुना, या जितनी मम्मियाँ बैठी होंगी बहुत रिलेट कर पाएंगी। एक उम्र के बाद ना मम्मी अपने बच्चों को डांटती हैं, सुनाती है या प्रवचन देती हैं, और अच्छे 1-1.5-2 घंटे प्रवचन चलते हैं, और उस प्रवचन के एंड में कहती है इसीलिए आजकल तो मैंने बोलना ही छोड़ दिया है। और मुझे लगता अगर बोलना छोड़ दिया तो 2 घंटे नहीं छोड़ा होता तो क्या। पर अब यहां पर अर्थ क्या है कि छोटी छोटी चीजें हैं, यानी आप अपने आप को बोल रहे हैं कि मैंने बोलना छोड़ दिया, या मैंने किसी के साथ गॉसिप करना छोड़ दिया, और फिर भी आप कर रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको समझा रहा है कि आप अपने वादों पर कायम नहीं रह सकते, और यही आगे जाके आपके लो कॉन्फिडेंस बनने का नतीजा होता है। अचानक से कई लोग कहते हैं ना कि हमारी कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, कोई नया काम करने जा रहे हो, पहले किया भी नहीं है, उसमें फेल भी नहीं हो, फिर भी क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है आपको? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बता रहा है कि आज तक कौन सी बातें पूरी करी है जो ये पूरी कर लेगा। और ये सीधा सीधा नहीं होता, ये दिमाग में कहीं चल रहा होता है। मैं इसलिए लोगों से कहती हूं अपने आप से किया हुआ छोटा सा वादा भी पूरा करिए। अगर आज आपने कहा है कि आज अपना कमरा साफ करूंगा, तो भले ही पूरे दिन कुछ मत करना, पर कमरा जरूर साफ करना, क्योंकि वो आपके दिमाग को बताएगा कि मैंने जो कहा वो किया। इसीलिए धीरे धीरे आप युवाओं में देखिए उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कमजोर है। एक और तरीका है जो मैं कहूंगी यहाँ जो माँ बाप है वो कर सकते हैं अपने बच्चों के कॉन्फिडेंस के लिए, उनको जज करना बंद करिए। उनकी बराबरी बाकी बच्चों के साथ करना बंद करिए। और आई एम वेरी सॉरी टू से, क्योंकि देखिए मैं सबके ऊपर, मैं बच्चे जो गलत कर रहे हैं वो भी करती हूँ, और जो बड़े गलत कर रहे हैं वो भी। कई माँ बाप बहुत बराबरी करते हैं, उसका बच्चा देखो क्या कर रहा है, इसका बच्चा क्या कर रहा है। आज आप बच्चे की बराबरी किसी और के साथ कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब बच्चा किसी और माँ बाप की बराबरी आपके साथ करेगा। कि उसके माँ बाप तो इतनी छूट देते हैं, आप देते हैं क्या? उसकी माँ बाप तो रात को घूमने भी देते हैं, आप देते हैं क्या? फिर हम कहते हैं हमारे घर के नियम अलग है। तो फिर उस बच्चे की बराबरी क्यों किसी और से? उसको कहो अच्छे बनो, अच्छा काम करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, पर ये बोल के मत करो कि उसको देख वो क्या कर रहा है, वो तेरे से कितना अच्छा है। इसमें आप 2 चीज करते हैं। एक, उसके कॉन्फिडेंस को खत्म करते हैं कि यार दुनिया तो मुझे नालायक कह ही रही थी, पर जिनके साथ रहता हूं, जिनका सगा हूं, वो भी नालायक समझती है, तो मतलब नालायक हूं। उसका कॉन्फिडेंस कितना गिर गया। मत करिए, उसको बेहतर बनाने पर काम करिए। कुछ कमी है तो कमी को ठीक करने पे काम करिए। उसको नालायक बोलने से वो लायक बन जाएगा क्या? नहीं। और कई बार तो हम बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों पे नालायक कह देते हैं, और जिनको आज के ज़माने में कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एफर्मेशन, अच्छी बातें बोलो, यूनिवर्स सुनता है। और मैं कहूँ हमारा धर्म कब का बता के चला गया कि जीभ पे माँ सरस्वती बैठती है, अच्छा बोलो सच हो जाता है। तो कई बार बच्चे नालायक नहीं होते, हम उसकी छोटी सी अरे नालायक है, अरे नालायक है, वो नालायक बन जाता है क्योंकि आप बार बार बोल रहे हैं अरे पागल है, अरे पागल है। क्यों बोलना? ये अच्छी बात है तो ना कहिए। क्योंकि आज आप एक बात समझिए, जब बच्चा छोटा था ना, हम बच्चे को कभी जज नहीं करते थे। करते थे? पूरा घर बिखेर दे वो, उसके बाद भी मुस्कुरा के उसके सर पे हाथ ही रखते थे। तो उसको आदत ही नहीं है कि ये मुझे जज करेंगे। फिर अचानक से एक उम्र आती है जब अचानक से आप उस पर चिल्लाने लग जाते हैं, उसे जज करने लग जाते हैं, तो उसको लगता है अरे ये क्या हो गया, ऐसे तो इन्होंने कभी नहीं किया, मेरी तो गलती पर भी ये मुझे मुस्कुरा के ही समझाते थे। अब इसमें मैं ये नहीं कह रही आप गलत हो, पर आपने ही तो उसकी आदत बनाई है ना। पर आप कह सकते तब तो बच्चा था, अब बड़ा हो गया है। दिमाग वैसे काम नहीं करता। आपका करता है क्या बताइए? आज बच्चे 30 साल के भी हो जाए, माँ बाप को लगते हैं 30 साल के?
छोटे ही लगते हैं। वैसे ही बच्चा आपके लिए भी वो अपने आप को वैसा ही समझता है, पर हम उसको जज करने लग जाते हैं, उस पर चिल्लाने लग जाते हैं उसकी गलतियों पे। तो वो धीरे धीरे वो गलतियां आपको लगता है कम कर चुका है, छुपाने लग गया है। हमें लगता है हमारी डांट से अब उसने ये हरकत बंद कर दी, बंद नहीं कर दी, आपको बताना बंद कर दी। तो इससे बेहतर ये नहीं कि आप उसको कहो कि आप उसको समझाएंगे, सही गलत बताएंगे, पर वो आपको सब कुछ आके बताए। जैसा समय चल रहा है ना, ये बेहतर है कि बच्चे गलत भी करे तो आपको आकर बताए, ताकि बचाने के लिए वहां पहुंच तो सको। पता ही नहीं होगा वो कहां है तो उसको बचाने जाओगे कहां? तो ऐसा माहौल बना के क्या फायदा कि वो छुपा के कोई काम करे। तो जब वो तकलीफ में हो, हमको ये भी नहीं पता होगा कि वो कहां है, क्योंकि समय बदल रहा है। देखिए, जबरदस्ती इस बात को लेकर चलते रहना कि हमारा समय ऐसा था, हमारा समय ऐसा था, बदलाव नहीं आएगा। वो समय गया। यस और नो? पहले व्हाट्सएप नहीं था, अब है। यूज करते हैं ना आप? क्यों करते? आपके समय में तो नहीं था। उबर पहले नहीं था, आज है। यूज करते हैं ना? तो यानी अपने मतलब की चीज हम यूज करते हैं ना, वैसे ही बच्चे भी अपने मतलब की चीज यूज करते हैं। तो बार बार ये कहना मेरे समय में नहीं था, मेरे समय में ये नहीं था, और आपके बच्चे के बीच एक गैप पैदा करता है। तो उसको बार बार लगता है मतलब ये मेरे से अलग है। वो गैप मत बनाइए। जेनरेशन गैप होता नहीं है, बनाया जाता है। कई बच्चे आपको मिलेंगे जिनके बीच कोई गैप नहीं है। ये मुझे बहुत बार फील हुआ कि मैंने अपने जीवन की ऐसी ऐसी बातें अपने माँ बाप को जाकर बताई, जो मैंने जब अपने दोस्तों को बताई, कि मैंने अपने माता पिता को बताई, कि वो चौंक गए कि भाई ये माँ बाप को बताने वाली बात नहीं होती। पर मैंने कहा मेरे घर में ऐसा माहौल ही नहीं था कि किसी बात पे भी वो इतने अचंभित हो जाते कि मुझे उनसे छुपाना पड़ता। उन्होंने हर बात मेरे साथ डिस्कस की, इसलिए मैंने हर बात उनके साथ शेयर की, तभी रिश्ता अच्छा बनता है। और परिवार मेरी नज़र में आपके जीवन की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि नहीं? या तो बनाओ मत, बनाओ तो पूरा निभाओ। और हम जितना परिवार को नज़रअंदाज करते हैं, उतना दुनिया में परिवार पंचिंग बैग बन गया। आजकल बन गया है कि नहीं बताओ? बाहर का सारा गुस्सा, बाहर का सारा गुस्सा, और फिर इसी बात को कहेंगे यही तो प्यार है। तुम्हारे ही सामने तो जता पाते हैं। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं है। मैं नहीं कह रही खाली पुरुष ऐसा करते हैं। जो भी बाहर काम कर रहा है वही कर रहा है। तो पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ, माँ बाप बच्चों के साथ, और बच्चे माँ बाप के साथ। पर याद रखिए, दुनिया में सब चीज वापस आ जाती है। आपके काम गए हुए वापस आ जाते हैं, पैसा गया हुआ वापस आ जाता है, अपने गए हुए वापस नहीं आते। उस समय तक ना जाए। कई बार हमारे जीवन में बातें इतनी आगे बढ़ जाती है कि कुछ बचता ही नहीं है बचाने को। और हम छोटी छोटी, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं ना, छोटी बात है, छोटी बात है, नज़रअंदाज करते करते इस हद तक आते हैं कि कब वो छोटी बात बहुत बड़ी हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। हाँ कि ना? यहाँ कई होंगे जिनके ऐसे रिश्ते खत्म हुए होंगे जो अब उनको लगता है काश उस समय पे थोड़ा ध्यान दे दिया होता। यस और नो? मैं हाथ उठाने को नहीं कहूँगी, पर होंगे। दोस्त हो सकते हैं, कुछ काम हो सकता है, कुछ रिश्ते हो सकते हैं। हाँ कि ना? और उसके बाद व्यक्ति के जीवन में कितनी ही सफलता आ जाए, उसका मन किसी भी चीज़ से खुश नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा कई बार अमीर से अमीर व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होते हैं, क्योंकि पैसा उसके पास बहुत है, रिश्ते एक ढंग के नहीं है। क्योंकि हमने ध्यान पूरा वहीं दिया ना। परिवार को बार बार एक ही चीज कहते रहे, किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं।
और जब परिवार को देने का समय आया तब परिवार ही नहीं था। क्योंकि देखिए सबका जीवन है, बच्चे एक समय तक आपके साथ हैं, बड़े हो जाएंगे अपनी दुनिया में लग जाएंगे, हमें लगता है हम तब उनके साथ जीवन बिताएंगे। अब उनका जीवन शुरू हो चुका है, उनकी जवानी शुरू हो चुकी है, तो फिर कुछ बचता नहीं है। और तब सिर्फ अपने मन में रिग्रेट करने की बजाय हमारे पास और कोई तरीका नहीं होता। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि एक बैलेंस बनाइए हर चीज़ का। बचपन में आपने देखा होगा बच्चों का टाइम टेबल बनता था, किस किस ने बनाया अपने बच्चों के लिए। और देखो बच्चा सब कर पाता था, खेल भी पाता था, पढ़ाई भी कर पाता था, आपके साथ भी समय बिताता था, समय पे उठता था, समय पर सोता था। क्यों? क्योंकि टाइम टेबल बनाता था। उसी को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। बड़े होने के बाद स्कूल खत्म हुई, टाइम टेबल खत्म हुआ, टाइम मैनेजमेंट खत्म हुआ और सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। जिंदगी को फिर से पटरी पर लाना है, टाइम टेबल बनाना शुरू करिए। 24 घंटे मिले हैं, 24 घंटे में घंटे बिताइए। इतना घंटा ये काम, इतना घंटा ये काम, इतने घंटे ये काम, सब हो जाएगा। फिर से कह रही हूँ, अनुभव से कहती हूँ, मैं सब करती हूँ। सही समय पर परिवार को भी समय देना है, खुद का मनोरंजन भी करना है, वो भी नहीं हटाना। तो मेरे दिन में कुछ समय सिर्फ मेरे लिए होता है, तब कोई नहीं आएगा मेरे पास। वो समय सिर्फ मेरा है, अपने आप को जानने के लिए। क्योंकि आज हम सबको जानते हैं पर खुद को नहीं जानते। इसलिए ज्ञान देने में हम सबको ज्ञान दे सकते हैं, पर खुद के जीवन में तकलीफ आती है। तो महाभारत का एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि महाभारत के युद्ध के एक रात पहले युधिष्ठिर ने युद्ध करने से मना कर दिया कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, सामने परिवार है, अपने हैं, बुजुर्ग हैं। तो उनकी सेना में से एक व्यक्ति आया जिसने उनको एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीच दी और फिर युधिष्ठिर मान गए। आपको पता है किसने दी? अर्जुन ने। और दूसरे दिन युद्ध में किसकी हालत खराब हुई? ये दर्शाता है कि हम अपने जीवन में दूसरों की दिक्कतों को ठीक करने में बहुत माहिर हैं, जब खुद की बारी आती है। इसलिए यहां बैठा हर व्यक्ति दूसरों के लिए बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है। आप मुझे मात दे दे, मेरा जीवन सही चल रहा है, लेकिन हम, क्योंकि मैं अपने आप को समय देती हूं, तो आपको खुद को समय देना पड़ेगा। अपने आप से बात करो। एक्चुअली आपके जीवन का सबसे अच्छा एक्सपर्ट आप खुद हो और कोई नहीं है। क्योंकि जितना आप अपने आप को जानते हो कोई और नहीं जानता। अपने आप से बात करो, क्या चाहिए मुझे, क्या कर रहा हूं मैं, क्या दिक्कतें हैं मुझ में, क्या अच्छाई है मुझ में, कौन है मेरे अपने। रोज अपने आप को थोड़ा समय दो और आप देखिए आपके जीवन में हर चीज बेहतर होने लगेगी। तो अपने जीवन को अगर सुखद बनाना है तो बड़ी बड़ी चीजों पर नहीं, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दो, बहुत छोटी छोटी, और बड़ी बड़ी चीजें अपने आप बेहतर हो जाएगी। आइए मैं अपनी बात को ही विराम देती हूं। कहा गया है कुछ अगर आपके सवाल हो तो हम उनको ले सकते हैं। एक तो मुझे अध्यात्म की बात करने बुलाया है और सामने क्या रखा है न्यूज़पेपर। किस किस ने खरीद लिया? किसने खरीदा? क्या बात है। जी बिल्कुल, अगर आप में से कोई जया किशोरी जी से सवाल पूछना चाहता है, क्योंकि आप बहुत बेसब्री से इनका इंतज़ार कर रहे थे, तो हमारे वॉलंटियर्स आपके पास पहुंच रहे हैं। माइक आपको मिल जाएगा, एक एक करके सवाल पूछेगा। आइए, माइक आ रहा है। माइक आपके पास आ रहा है। अच्छा, आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे कोई दी, ठीक है। एक आपसे छोटा सा
माइक ले लीजिए ताकि हम भजन। सब भी सुन लें कि आप क्या कह भजन रहे हैं। भजन एक आपसे छोटी सी विनती है, जो आपका अपना भजन है उसकी 2 लाइनें सिर्फ चाहिए। वो लास्ट में मैं गाऊंगी, चलिए, ठीक। डोंट वरी। आइए, कोई सवाल? अच्छा ओके, प्रणाम। प्रणाम। मेरा ये सवाल है कि जैसे कि सत्य ही प्रेम है, आज कई प्रेम खत्म होते जा रहा है, जैसे कि किसी को सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है, तो इसमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल, बैठ जाइए। सारे युवा दुखी हैं बेचारे, सच्चा प्यार नहीं मिल रहा। भाई लोग ही नहीं बचे सच्चा प्यार करने वाले अब। मुझे ऐसा लगता है कि सच्चा प्यार क्या है ये आप तय करते हैं। हर किसी के लिए प्यार की डेफिनेशन अलग अलग होती है, तो आप अपनी डेफिनेशन बनाइए और उस डेफिनेशन के साथ जो मेल खा रहा है उसको चुनिए। कि किसी के लिए प्यार बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, किसी के लिए प्यार बहुत बड़े जेस्चर्स है, किसी के लिए प्यार परिवार है, किसी के लिए प्यार अपने काम के प्रति मेहनत है। तो सबका प्यार का अपना अपना डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन पर जो मेल खाए आप उसको चुनिए, ना कि किसी और की डेफिनेशन क्या है और उसी को प्यार मानकर सबको उसी मायने पर नापते रहे। और बाकी देखो भाई, जितना मैं आपको बता सकती हूँ ख़त्म तो हो रहा है, कुछ कर नहीं सकते, कलयुग आ गया है। आई थिंक उन अच्छा चलो, इसके बाद उनको प्लीज़ माइक दें। हाँ जी कहिए। नहीं आप कहिए। सॉरी दीदी, मेरा नाम कपिल है। आजकल की नई जनरेशन गलत ट्रैक पे चल रही है। आज आप अमर उजाला के कार्यक्रम में आई हैं, इसके माध्यम पे आप क्या मतलब लोगों को क्या सूचना देना चाहती हैं, क्या समझाना चाहती हैं? फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। नहीं, आज आप गाजियाबाद में आई हैं तो थोड़ा हम लोगों को भी मार्गदर्शन दीजिए। नहीं, मैं यही बात कह रही थी कि मैंने फॉलो, थैंक यू, बैठ जाइए। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इसलिए कहा कि आज अधिकतर युवा इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा समय बिता रहा है ना। पर ऐसा नहीं कि इंस्टाग्राम पूरा खराब है। कई ऐसे लोग हैं जो अच्छी बातें कर रहे हैं। आप मुझे ना भी फॉलो करें या मेरी बात ना भी सुने, अपने पसंदीदा किसी व्यक्ति जो जीवन पर अच्छी बातें करता है उनको फॉलो करिए। मैं भी समय बिताती हूँ इंस्टाग्राम पे, पर मैं फालतू चीज़ें नहीं देखती। मैं जीवन से जुड़ी बातें देखती हूँ, मैं अच्छी बातें देखती हूँ, अच्छी शायरियाँ देखती हूँ, कथा रिलेटेड बातें देखती हूँ, शास्त्रों से जुड़ी बातें देखती हूँ। तो आप समय बिता सकते हैं और अच्छी चीज़ भी सीख सकते हैं। तो आप 1 घंटे के लिए मुझे बुला रहे हैं, 1 घंटे में पूरा जीवन नहीं बेहतर बना सकती। बाकी के 23 घंटे तो आप अकेले बिता रहे हैं। तो आपके हाथ में जो चीज़ है आपका फ़ोन, उसमें बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं, बहुत बेहतरीन लोग हैं, बहुत बेहतरीन बातें हैं, बेहतरीन कथाएं हैं। अपना समय वहाँ बिताइए और आप देखिए कितना अच्छा बदलाव आएगा। आई माइक एक बार यहाँ, वेरी सॉरी बट वो काफ़ी टाइम से, उसके बाद मैं आपको दूंगी। हाँ यहाँ दे दीजिए, वेरी सॉरी बट हाँ जी हाँ जी। मेरा नाम तरुण कंसल है, नमस्ते। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आपने अभी बात करी कि ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जाए। चिंता बहुत होती हैं, हालांकि चिंता मुझे कोई नहीं है, बच्चे भी सब बढ़िया हैं, सारे सेटल हैं, बहुएं भी बढ़िया हैं, लेकिन ये ओवर थिंकिंग से कैसे ओवरकम करा जाए। हाउ टू ओवरकम द ओवर थिंकिंग, उसी वजह से चिंताएं हैं सारी। बस उसके लिए कोई एक आप फॉर्मूला अगर हो तो बताएं। जी बिल्कुल है। हमारे बड़े बुजुर्ग एक बहुत सुंदर बात करते थे कि खाली दिमाग शैतान का घर, खाली बैठना ही बंद कर दो। जब दिमाग में एक, क्योंकि देखिए पहले एक ही ख्याल आता है, एक का 100 हम करते हैं, 100 ख्याल एक साथ किसी को नहीं आते। शुरुआत एक की होती है, एक को 100 आप करते हो खाली बैठ के। मुझे जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता है मैं कुछ काम करने लग जाती हूँ, काम करने लग जाऊंगी, माता पिता के पास जाके बैठ जाऊंगी, टीवी में कुछ देखने लग जाऊंगी, कोई किताब पढ़ने लग जाऊंगी। तो मैं वो स्पेस नहीं देना चाहती उसको। कई लोग कहते हैं अरे बड़ा मुश्किल है, तो मुश्किल तो ओवर थिंकिंग भी है ना। वो करने से कौन सा आपको सुख मिल रहा है, तकलीफ ही हो रही है। तो मुश्किल दुनिया में सब कुछ है, आप तय करिए आप कौन सा मुश्किल अपनाना चाहते हैं। मुश्किल शादी भी है और मुश्किल कंवारा रहना भी है, मुश्किल गरीब होना भी है तो धनवान होना भी उतना ही मुश्किल है, मुश्किल अस्वस्थ रहना भी है और मुश्किल स्वास्थ्य को ठीक रखना भी है। तय आपको करना है कि आप कौन से मुश्किल को अपनाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ दुनिया में आसान नहीं है। तो जैसे ही आपको लग रहा है कि कुछ इधर है और कप खाली है,
कुछ भी करो, पर आप खाली मत बैठो। खाली बैठोगे तो ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे कि उस समय आप इतनी बड़ी गलतियां कर सकते हैं, इतने बड़े फैसले ले सकते हैं, और लेने के बाद आपको लगेगा बात इतनी बड़ी थी नहीं, ये आपने बनाई थी। आई थिंक माइक, हाँ जी माइक उनको भैया। राधे राधे दीदी। राधे राधे। मेरा ये क्वेश्चन है, आपकी जो बुक है इट्स ओके, उसमें एक चैप्टर है इट्स ओके टू बी स्ट्रगल, बट हमें पता है कि अगर हमारी लाइफ में ऐसे ऐसे फेसेस आते हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, भगवान हमें हिम्मत भी देते हैं, लेकिन सम टाइम हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। स्पेशली मेरे साथ होता, मैं आपकी बुक का एक भी चैप्टर पढ़ती हूँ तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। तो उस चीज़ को मैं मतलब कैसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करूँ कि नहीं एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि स्ट्रगल भी करते हैं हम लाइफ में, तो उस चीज़ को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ओके, लवली क्वेश्चन। पहला, अब बैठ जाइए, थैंक यू। पहला, उनकी बात से मैं एक छोटा सा प्रमोशन कर दूं, मेरी किताब निकली है इट्स ओके, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, पंजाबी, 5 भाषा में है। आप जिस भाषा में पढ़ना चाहें ज़रूर खरीदें। अब जो आपने क्वेश्चन किया, सबसे पहली चीज़ तो हम ये क्यों सोचते हैं कि इमोशनल होना वीकनेस है। अच्छी बात है ये, बातों को अपने अंदर रखना वीकनेस है, क्योंकि जितना अंदर रखोगे एक ना एक दिन वॉल्केनो फटेगा और फिर वो ज़्यादा बड़ा फटेगा। वही छोटी छोटी चीज़ें बाहर निकल जाए तो व्यक्ति बहुत हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है। कई लोगों को रोना बहुत वीकनेस लगती है, और आप मुझे देखकर क्या सोचते होंगे, मैं वीक हूँ कि स्ट्रांग हूँ? स्ट्रांग। मैं हर दूसरे दिन रोती हूँ, हर दूसरे दिन कुछ भी छोटा सा हुआ मेरे आंसू निकल जाते हैं, बट वो आंसू 5, 10, 15 मिनट के हुए, मैं फिर काम पे लग जाती हूँ, क्योंकि वो इमोशन बाहर आना ज़रूरी है। जो उसको सप्रेस करके रखता है वो एक्चुअली में स्ट्रांग नहीं है, वो ज़्यादा वीक है, क्योंकि उसको डर है कि अगर मैंने अपनी वल्नरेबिलिटी बाहर दिखा दी तो सामने वाला क्या कहेगा। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता क्या कहेगा, मुझे अपने ऊपर काम करना है, और अगर मुझे काम करना है तो उस इमोशन को बाहर लाना पड़ेगा। तो स्ट्रगल आसान नहीं होता। स्ट्रगल करेंगे तो कई ऐसे मोमेंट्स आएंगे आपके जब आपको रोना आएगा, जब आपको लगेगा कि क्या चल रहा है। पर आपको पता है, भक्ति एक बहुत सुंदर चीज़ है जो मुझे लगता है ये सबके अंदर होनी चाहिए, विश्वास। क्योंकि आपका ईश्वर थोड़ा सा बदमाश है, वो यकीन के सारे रास्ते बंद करके पूछता है अब यकीन है कि नहीं बता। तब आपको यकीन रखना है कि मुझे यकीन है, हो जाएगा सब, और हो जाता है। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि हर किसी के जीवन में हैप्पी एंडिंग होती है, और अगर एंडिंग हैप्पी नहीं हुई है तो मतलब कहानी खत्म, कहानी बाकी है, अभी इंतजार करो। तो मेरे हिसाब से इमोशनल होना अच्छी बात है। आई थिंक वी आर डन। प्लीज बहुत जना हाथ उठा रहे, मैं इनको एक माइक दे दीजिए आप। इसी 1-2 क्वेश्चन और लेंगे फिर। राधे राधे। राधे राधे। जया, मैं आपको बचपन से जानती हूँ, जब आप बहुत छोटे से थे और विवेक विहार में आप कीर्तन करने आते थे, तो मेरे पास आपकी बहुत प्यारी सी मेमोरी है। देखिए, क्यूट बट नॉट क्यूट। ना ना देखिए आप कितने क्यूट लग रहे हैं इसमें। देखिए, आपके पास मेमोरी अच्छी है, मुझे बहुत प्यारी लग रही है, पर आपको मैं क्यूट कैसे लग रही हूँ मुझे आप समझ नहीं आ वैसे भी क्यूट है, क्योंकि मैं आप बिल्कुल आप मेरी बेटी की तरह हो। आप देखो मेरी गोद में बैठी हैं। हाँ जी। तो मैं हमेशा गॉड से ये प्रे करूंगी, ईश्वर आपको बहुत सारी खुशियां दे, बहुत कामयाबी दे। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बेटा। कीप इट अप। मुझे बहुत खुशी है कि आप इतनी आगे बढ़े और निरंतर आगे बढ़ती रहिए। थैंक यू, हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक उनको माइक दे सकते हैं। Myself Kanchan Krishna Adnani, I am Bollywood actor. Oh, I have wow. done lots of Bollywood movies, सोनू की टीटू की स्वीटी, वीरे दी वेडिंग, एक्सीडेंट द अरे प्राइम वाह, मिनिस्टर, पल पल दिल के तालियां पास, वही नानू जोरदार। की जानू। थैंक यू, थैंक यू सो मच डार्लिंग, गॉड ब्लेस यू।
हाँ जी, इनको भैया खड़े हैं आपके सामने। आइए, हाँ जी, माई सेल्फ अनिल कुमार तनेजा। नमस्कार। एक्चुअली मैडम मैं बिजनेसमैन हूँ और मेरी अपनी एक वर्कशॉप है गाजियाबाद में प्रेमचंद इंडस्ट्री के नाम से। मेरे बेटे की अभी शादी हुई है। मैडम एक प्रॉब्लम है कि मैं चाहता हूँ कि लाइफ में सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। एक फैक्ट्री है हमारी, बेटा ये कहता है कि नहीं एक फैक्ट्री और होनी चाहिए, गाड़ियाँ और होनी चाहिए, ऑडी होनी चाहिए, BMW होनी चाहिए। मैं उसे ये कहता हूँ कि पूरा शहर गाजियाबाद को अपना समझो, काम बढ़ाओ और डिस्ट्रीब्यूट करो। तो बड़ा कन्फ्यूजन हम दोनों में आपस में रहता है। तो हम हाउ कैन बी सेटिस्फाइड कि बिजनेस के अंदर टर्नओवर इतनी होनी चाहिए, इतनी बढ़नी चाहिए। तो ये कन्फ्यूजन्स रहते हैं और टेंशन्स रहती हैं। तो किसको आप कैसे बताएंगे कि कैसे इसको हम बैलेंस करें मैडम? ओके जी, थैंक यू, वेरी नाइस क्वेश्चन। पहले इसमें दो आंसर है। पहला तो आपने कहा आपको सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो आपकी सेटिस्फैक्शन आपके काम से होनी चाहिए कि मुझे एक ही फैक्ट्री चाहिए। अब वो जिंदगी बेटे की है, बेटे को एक और फैक्ट्री चाहिए, आप उसको बोलो उसके लिए मेहनत तू कर, मुझे मत परेशान कर, मैं एक में खुश हूं, है ना। तो क्योंकि हमें सेटिस्फैक्शन सिर्फ अपने काम से होनी चाहिए, कोई और क्या करेगा अगर हम उसकी सेटिस्फैक्शन अपने आप से जोड़ लेंगे तो हम दुखी रहेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे उसकी अपनी लाइफ है, उसके अपने गोल्स होंगे, अपने ड्रीम्स होंगे, उसको लगेगा अरे मुझे ये भी करना था, वो भी करना था, और सिर्फ इसीलिए ना करूं क्योंकि आपको ये नहीं चाहिए तो उसको बुरा लगेगा। तो पहला ये। दूसरा, आपने जो बात कही कि उसको ये गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी, मैं इस चीज़ के कभी खिलाफ नहीं होती कि हमें ज़्यादा चीज़ें चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। मेरी किताब में ये भी चैप्टर है कि इट्स ओके टू बी मटीरियलिस्टिक या इट्स ओके टू बी एम्बिशियस, बट आई ऑलवेज से कि एम्बिशियस होने का मतलब या मटीरियलिस्टिक होने का मतलब अक्यूमुलेशन नहीं है, इकट्ठा करना नहीं है, इंजॉय करना है। आपको गाड़ी चाहिए, आपको BMW चाहिए, खरीदो, पर बैठो तो। BMW घर में आई नहीं, 1 महीने में नज़र दूसरी गाड़ी पे है, उसमें बैठे नहीं, तीसरे महीने में नज़र किसी गाड़ी पे है। तो आपने तो मज़े लिए ही नहीं, इकट्ठा किया, सिर्फ इकट्ठा नहीं करना है, मज़े लेने। अगर आपने धन कमाया है उसका आनंद तो उठाइए, घर लिया है उसका आनंद तो उठाइए। या कई, जैसे आपने अभी आईफोन की बात की, कई लोग होंगे यहाँ पे, जब आप नया फ़ोन खरीदते हैं तो आप फ़ोन का ध्यान रखते हैं कि नहीं? हाँ कि ना, बताओ कितना ध्यान रखते हैं? हम गिर जाए फ़ोन ना गिरे, यस और नो? 2 महीने बाद आप उनके फ़ोन को देखिए, 2 महीने, सिर्फ 2 महीने में एक ना एक स्क्रैच मिलेगा आपको, खत्म सारा क्रेज। तो इसके लिए आप 2 साल या 20 साल मेहनत करते हैं कि 2 महीने में आपका क्रेज खत्म हो जाता है। इसीलिए किसी ने कहा है कि चांद हो कि प्रेम दूर से ही अच्छा लगता है, पास आते ही उसमें दाग दिखने लगते हैं। चीज़ों पर भी यही है, दूर से लगता है मुझे ये चाहिए, मुझे, मेरी ड्रीम कार है, ड्रीम 2 महीने में ख़त्म हो गया और 2 महीने में ड्रीम कार कुछ और बन गई। तो मुझे ये सफलता नहीं लगती, ये धन कमाना नहीं लगता, ये तो इकट्ठा करना है। आप समाज के लिए कर रहे होगे, समाज आपको देख के बोलेगा अरे इसके 2 बंगले हैं, 10 गाड़ी है, बड़ा आदमी है। ये बड़ा नहीं है, ये दुखी आदमी है जो एक गाड़ी में भी चैन से बैठ नहीं पा रहा। लेकिन वही एक आदमी जिसके पास एक बड़ा घर, एक बेहतरीन गाड़ी, और वो रोज़ जब उस गाड़ी में बैठता है तो खुद के ऊपर गर्व महसूस करता है कि ये मेरे मेहनत की कमाई और अब मैं उसका आनंद ले रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से सफलता ये है। तो एम्बिशियस होना गलत नहीं है, आपको कुछ चाहिए, मेहनत करो, प्राप्त करो, पर उसका आनंद भी उठाओ, वरना कोई मतलब की चीज़ नहीं। आइए, थैंक यू। बस एक आखिरी सवाल जी। हाँ हेलो जी। हेलो, नमस्ते। ये मेरा सवाल ईगो के ऊपर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ईगो पहले भी लोगों में थी और हमने देखा कि जिसमें ज़्यादा ईगो थी उसने काफ़ी कुछ गंवाया। बदलते समय के साथ हम देखते हैं कि ईगो आज भी बढ़ रही है, लोगों में ज़्यादा आ रही है, मैं आ रहा है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे लगता है कि ये आध्यात्मिक होना एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है अपने मैं को ख़त्म करने। और अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो मेरे लिए आध्यात्मिक से ज़्यादा धार्मिक होना, क्योंकि जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं तो पहला काम ही समर्पण है, और समर्पण का पहला कदम ही मैं ख़त्म करना है। मैं कुछ हूँ ही नहीं। आज मुझे कई बार लोग कहते हैं कि आप इतने विनम्र कैसे रहते हैं। मैंने कहा विनम्र तभी रहूँ ना क्योंकि जब मेरा कुछ है ही नहीं, मुझे घमंड हो किस बात का, सब वो कर रहा है। जहाँ मैंने ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाई, 1 मिनट में मुझे हटा के किसी और को बैठा देंगे वहाँ। तो
किस बात का घमंड, मेरा कुछ है ही नहीं। तो ये आपको ईश्वर से जुड़ के समझ आता है। तो मेरी नज़र में अगर मैं सारी युवाओं से कहूँगी आपको ईगो मुक्त होना है, ईश्वर के पास चले जाओ। वो आपको 1 मिनट में आपका मैं खत्म कर देते हैं और फिर सिर्फ ईश्वर रह जाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें